नमस्कार विद्यार्थियों, टूलशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा से जुड़े 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न CET 2026 राजस्थान भर्ती परीक्षाओं और हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। आज की PPT में हम हाइपोथर्मिया, AED, शिशु चोकिंग, शॉक, आंतरिक रक्तस्राव, सिर की चोट, रासायनिक जलन, अस्थमा अटैक, स्ट्रोक, रीढ़ की चोट, डूबने की स्थिति, मधुमेह आपातकाल, मिर्गी का दौरा, गुड समैरिटन लॉ, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और स्टार ट्रायल्स जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, फर्स्ट एड का उद्देश्य डॉक्टर का स्थान लेना नहीं है, बल्कि डॉक्टर या एम्बुलेंस आने से पहले मरीज की जान बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न गंभीर हाइपोथर्मिया से संबंधित है। अभिकथन दिया गया है कि गंभीर हाइपोथर्मिया यानी शरीर के अत्यधिक ठंडा होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के हाथ पैरों की तेजी से मालिश या रगड़ नहीं करनी चाहिए। कारण दिया गया है कि हाथ पैरों को तेजी से गर्म करने या रगड़ने से ठंडा रक्त अचानक हृदय की ओर प्रवाहित हो सकता है। इससे आफ्टर ड्रॉप हो सकता है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण हृदय गति रुक सकती है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब समझते हैं। गंभीर हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है। इस स्थिति में शरीर अपने मुख्य अंगों जैसे हृदय और मस्तिष्क को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए हाथ पैरों की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। अगर हम हाथ पैरों को तेजी से रगड़ते हैं या गर्म करते हैं तो वहां का ठंडा रक्त अचानक शरीर के अंदर और हृदय की ओर लौट सकता है। इससे शरीर का मुख्य तापमान और कम हो सकता है। इसी को आफ्टर ड्रॉप कहा जाता है। यह स्थिति हृदय की धड़कन को अनियमित कर सकती है और गंभीर अवस्था में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। याद रखें, गंभीर हाइपोथर्मिया में हाथ पैर नहीं रगड़ने हैं। मरीज के शरीर के मध्य भाग को धीरे धीरे गर्म करना है। अब दूसरा प्रश्न AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर से संबंधित है। ये मशीन कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में हृदय को बिजली का झटका देकर सामान्य धड़कन वापस लाने में मदद करती है। कथन दिए गए हैं। पहला, यदि पीड़ित पानी में हो या उसकी छाती गीली हो तो AED शॉक देने से पहले छाती सुखाना जरूरी है। दूसरा, यदि पेसमेकर का उभार दिखे तो AED पैड सीधे उसी उभार के ऊपर लगाना चाहिए। तीसरा, यदि छाती पर अधिक बाल हों और दूसरा पैड सेट उपलब्ध हो तो पहले पैड से बाल हटाकर नया पैड लगाना चाहिए। चौथा, गर्भवती महिला पर AED शॉक पूरी तरह प्रतिबंधित है। सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात केवल कथन 1 और 3 सही हैं। अब समझिए, गीली छाती पर शॉक देने से बिजली की ऊर्जा त्वचा की सतह पर फैल सकती है, इसलिए छाती को जल्दी से सुखाना चाहिए। अगर छाती पर ज्यादा बाल हैं तो पैड सही से चिपक नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में पहले पैड से बाल हटाकर नया पैड लगाना सही तरीका है, लेकिन पेसमेकर के उभार के सीधे ऊपर पैड नहीं लगाना चाहिए। पैड को उससे थोड़ा हटाकर लगाना चाहिए। गर्भवती महिला पर AED प्रतिबंधित नहीं है। यदि गर्भवती महिला को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो AED का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि मां को बचाना ही बच्चे को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। याद रखें, AED लगाते समय छाती सूखी होनी चाहिए, पैड सही से चिपकने चाहिए और पेसमेकर के ऊपर पैड नहीं लगाना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न शिशु में चॉकिंग यानी दम घुटने से संबंधित है। स्थिति दी गई है कि 9 महीने का शिशु खेलते समय अचानक खांसना बंद कर देता है। उसका चेहरा नीला पड़ने लगता है। वह आवाज नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन अभी होश में है। अब पूछा गया है कि इस स्थिति में सही प्रक्रिया क्या होगी। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात 5 बैक ब्लोज दें, फिर 5 चेस्ट थ्रस्ट्स दें। अब समझिए, 1 वर्ष से कम उम्र के शिशु पर वयस्कों की तरह पेट पर दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिशु के आंतरिक अंग बहुत नाजुक होते हैं। सही तरीका यह है कि शिशु को सावधानी से इस प्रकार पकड़ें कि उसका सिर नीचे की ओर रहे। फिर उसकी पीठ पर कंधों के बीच 5 बार हल्के लेकिन प्रभावी बैक ब्लोज दें।
इसके बाद शिशु को पलटकर छाती पर 5 चेस्ट थ्रस्ट्स दें। यह क्रम तब तक दोहराया जाता है जब तक फंसी हुई वस्तु बाहर ना आ जाए या शिशु बेहोश ना हो जाए। मुंह में अंधाधुंध उंगली डालना गलत है, क्योंकि इससे वस्तु और अंदर जा सकती है। याद रखें, 1 वर्ष से कम शिशु में चॉकिंग हो तो 5 बैक ब्लोज और 5 चेस्ट थ्रस्ट्स। पेट पर दबाव नहीं देना है। अब चौथा प्रश्न शॉक के प्रकारों के मिलान से संबंधित है। यहाँ अलग अलग आपातकालीन स्थितियों को उनके संबंधित शॉक के प्रकारों से मिलाना है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात P3Q1 R4 और S2। अब मिलान समझते हैं। मधुमक्खी के काटने के बाद यदि सांस की नली बंद होने लगे और रक्तचाप गिर जाए तो यह एनाफिलेक्टिक शॉक है। यह गंभीर एलर्जी की स्थिति होती है। रीढ़ की हड्डी की गंभीर चोट के कारण रक्त वाहिकाओं का अचानक फैलना न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। अत्यधिक उल्टी दस्त से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो जाती है। यह हाइपोवोलेमिक शॉक का कारण बन सकता है। दिल के दौरे के कारण यदि वेंट्रिकल्स रक्त पंप नहीं कर पाते तो यह कार्डियोजेनिक शॉक है। याद रखें, एलर्जी से एनाफिलेक्टिक शॉक, रीढ़ की चोट से न्यूरोजेनिक शॉक, पानी या रक्त की कमी से हाइपोवोलेमिक शॉक, हृदय पंप फेल हो तो कार्डियोजेनिक शॉक। अब 5वां प्रश्न पेट की आंतरिक चोट से संबंधित है। स्थिति दी गई है कि कार दुर्घटना के पीड़ित के पेट पर कोई बाहरी घाव या खून दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 15 मिनट बाद पेट में कड़ापन, गंभीर दर्द, अत्यधिक प्यास और लगातार उल्टी होती है। उसकी नाड़ी 130 प्रति मिनट और कमजोर है। निष्कर्ष दिया गया है। पहला, पेट के भीतर गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। दूसरा, प्यास शांत करने के लिए तुरंत ग्लूकोज पानी पिलाना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात केवल निष्कर्ष एक सही है। अब समझिए, बाहरी खून न दिखने का मतलब ये नहीं है कि अंदर चोट नहीं है। पेट में कड़ापन, गंभीर दर्द, उल्टी, तेज और कमजोर नाड़ी, ये सभी पेट के अंदर रक्तस्राव के संकेत हो सकते हैं। ऐसे मरीज को तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। उसे बिना जरूरत हिलाना डुलाना भी खतरनाक हो सकता है। इस स्थिति में मरीज को मुंह से कुछ भी नहीं देना चाहिए। इसे NPO कहा जाता है, यानी न कुछ खाना और न कुछ पीना, क्योंकि उल्टी होकर पदार्थ फेफड़ों में जा सकता है। याद रखें, पेट की चोट, कड़ा पेट, तेज दर्द और कमजोर नाड़ी आंतरिक रक्तस्राव का संकेत हो सकते हैं। ऐसे मरीज को कुछ भी खाने पीने को न दें। अब छठा प्रश्न क्रश इंजरी और हेमोस्टैटिक गॉज से संबंधित है। स्थिति है कि निर्माण स्थल पर मजदूर का पैर कंक्रीट स्लैब के नीचे दब जाता है। स्लैब हटाने पर जांघ से भारी रक्तस्राव हो रहा है, जो सामान्य दबाव से नहीं रुक रहा है। एडवांस्ड फर्स्ट एड किट में हेमोस्टैटिक गॉज उपलब्ध है। अब पूछा गया है कि इसका सही उपयोग कैसे करेंगे। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात गॉज को घाव के अंदर कसकर भरेंगे और कम से कम 3 मिनट तक मजबूत दबाव रखेंगे। अब समझते हैं, गहरे और गंभीर रक्तस्राव वाले घाव में केवल ऊपर से पट्टी रख देना पर्याप्त नहीं होता। यदि घाव गहरा है और खून बहुत ज्यादा बह रहा है तो हेमोस्टैटिक गॉज को घाव के अंदर रक्तस्राव के स्रोत तक मजबूती से भरना पड़ता है। इसे वूंड पैकिंग कहा जाता है। इसके बाद सीधे हाथों से मजबूत दबाव बनाए रखना होता है। हेमोस्टैटिक गॉज रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को तेज करता है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब पैकिंग और दबाव सही तरीके से किया जाए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से पहले घाव साफ करने में समय बर्बाद करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहां मुख्य काम रक्तस्राव रोकना है। याद रखें, गहरे गंभीर रक्तस्राव में वूंड पैकिंग और मजबूत प्रत्यक्ष दबाव जरूरी है। अब 7वां प्रश्न सिर की चोट से संबंधित है। अभिकथन है कि सिर की चोट के बाद यदि कोई पीड़ित कुछ समय के लिए बेहोश होने के बाद अचानक सामान्य और होश में आ जाता है तो भी उसे अस्पताल ले जाना और निगरानी में रखना जरूरी है। कारण है कि यह स्थिति इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा जैसे एपिड्यूरल हेमेटोमा में दिखने वाले ल्यूसिड इंटरवल को दर्शा सकती है। इसमें अंदर खून जमा होने से कुछ घंटों बाद मरीज अचानक कोमा में जा सकता है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब समझिए, सिर की चोट में मरीज का कुछ समय बाद सामान्य दिखना हमेशा सुरक्षित संकेत नहीं होता। कई बार चोट के बाद व्यक्ति पहले बेहोश होता है,
फिर कुछ समय के लिए सामान्य दिखने लगता है, लेकिन खोपड़ी के अंदर रक्तस्राव जारी रहता है। जैसे जैसे अंदर दबाव बढ़ता है, मरीज अचानक बेहोश, कोमा या गंभीर स्थिति में जा सकता है। इसलिए सिर की चोट में निगरानी और अस्पताल में जांच जरूरी होती है। याद रखें, सिर की चोट में सामान्य दिखना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। ल्यूसिड इंटरवल को नजरअंदाज न करें। अब 8वां प्रश्न रासायनिक जलन से संबंधित है। कथन दिए गए हैं। पहला, ड्राई केमिकल पाउडर गिरने पर पानी डालने से पहले उसे सूखे कपड़े या ब्रश से हटाना चाहिए। दूसरा, लिक्विड एसिड गिरने पर उसे तुरंत बेकिंग सोडा के गाढ़े घोल से न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तीसरा, रासायनिक जलन वाली जगह को 20 से 30 मिनट तक कम दबाव वाले बहते पानी से धोना चाहिए। चौथा, यदि रसायन कपड़ों पर फैल गया हो तो प्रभावित कपड़े हटाने चाहिए। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात केवल कथन 1, 3 और 4 सही हैं। अब समझिए, यदि सूखा रासायनिक पाउडर शरीर पर गिरा है तो पानी डालने से पहले उसे सूखे तरीके से हटाना चाहिए, क्योंकि कुछ रसायन पानी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। रासायनिक जलन में मुख्य सिद्धांत है रसायन को पतला करना और हटाना, इसलिए प्रभावित भाग को लंबे समय तक बहते पानी से धोना चाहिए। यदि कपड़ों पर रसायन लगा हो तो कपड़े हटाने चाहिए ताकि रसायन त्वचा के संपर्क में न रहे, लेकिन तेजाब को क्षार से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे गर्मी और रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे जलन और बढ़ सकती है। याद रखें, रासायनिक जलन में न्यूट्रलाइज नहीं करना है, बहते पानी से लंबे समय तक धोना है। अब 9वां प्रश्न अस्थमा अटैक से संबंधित है। स्थिति है कि एक कर्मचारी को अचानक सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। वह केवल एक एक शब्द बोल पा रहा है, छाती से व्हीजिंग की आवाज आ रही है और वह आगे झुककर बैठा है। उसके पास इनहेलर है। अब पूछा गया है कि फर्स्ट एडर के रूप में आपको क्या करना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात उसे सीधा बैठाए और इनहेलर या स्पेसर से 1 से 2 पफ लेने में मदद करें। अब समझिए, अस्थमा अटैक में मरीज को लिटाना गलत है, क्योंकि लेटने से सांस लेना और कठिन हो सकता है। उसे आरामदायक सीधी स्थिति में बैठाना चाहिए। क्विक रिलीफ इनहेलर जैसे साल्बुटामोल वायु मार्ग की मांसपेशियों को फैलाने में मदद करता है। यदि स्पेसर उपलब्ध हो तो उसका उपयोग बेहतर होता है। अगर मरीज को आराम न मिले, वो बोल न पा रहा हो, होंठ नीले पड़ रहे हों या सांस बहुत ज्यादा फूल रही हो, तो तुरंत मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए। याद रखें, अस्थमा अटैक में मरीज को सीधा बैठाएं, इनहेलर में मदद करें और गंभीर लक्षणों में तुरंत सहायता बुलाएं। अब 10वां प्रश्न एडवांस्ड फर्स्ट एड किट के उपकरणों से संबंधित है। हमें उपकरणों को उनके सही उपयोग से मिलाना है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात P2, Q3, R, V और S छौर। अब समझते हैं, इलास्टिक रोलर या क्रैप बैंडेज का उपयोग मोच वाले जोड़ को सहारा और हल्का दबाव देने के लिए किया जाता है। ऑनेक्यूलर शील्ड का उपयोग आंख में धंसी वस्तु या आंख की चोट को बिना दबाव डाले ढकने के लिए किया जाता है। नॉन पोरस ड्रेसिंग या चेस्ट सील का उपयोग खुली छाती के घाव को सील करने के लिए किया जाता है, ताकि हवा अंदर न जाए। ट्रायंगुलर बैंडेज का क्लासिक उपयोग टूटे हाथ या कंधे को सहारा देने के लिए स्लिंग बनाना है। याद रखें, क्रैप बैंडेज मोच में सहारा देता है, ऑन्क्यूलर शील्ड आंख की सुरक्षा करता है, चेस्ट सील छाती के खुले घाव में काम आता है, ट्रायंगुलर बैंडेज से स्लिंग बनती है। अब 11वां प्रश्न स्ट्रोक से संबंधित है। अभिकथन है कि यदि किसी व्यक्ति में स्ट्रोक के लक्षण जैसे चेहरे का टेढ़ा होना या कमजोरी दिखाई दे तो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर उसे कभी भी एस्पिरिन की गोली नहीं देनी चाहिए। कारण दिया गया है कि स्ट्रोक 2 प्रकार का हो सकता है, इस्केमिक और हेमोरेजिक। बिना सीटी स्कैन के यदि हेमोरेजिक स्ट्रोक में एस्पिरिन दे दी जाए तो मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव तेजी से बढ़ सकता है और जान का खतरा हो सकता है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब समझिए, हार्ट अटैक में एस्पिरिन कई बार लाभदायक हो सकती है, लेकिन स्ट्रोक में बिना जांच के एस्पिरिन देना खतरनाक हो सकता है। स्ट्रोक में रक्त का थक्का भी कारण हो सकता है और रक्तवाहिका फटना भी कारण हो सकता है। फर्स्ट एड के स्तर पर बिना जांच के दोनों में अंतर करना संभव नहीं है, इसलिए स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर एस्पिरिन या कोई ब्लड थिनर नहीं देना चाहिए।
तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलानी चाहिए। याद रखें, स्ट्रोक में एस्पिरिन नहीं देनी है। फास्ट पहचाने और तुरंत अस्पताल पहुंचाए। फास्ट का अर्थ है फेस यानी चेहरा टेढ़ा होना, आर्म यानी हाथ में कमजोरी, स्पीच यानी बोलने में दिक्कत, टाइम यानी तुरंत मदद बुलाने का समय। अब 12वां प्रश्न संदिग्ध रीढ़ की चोट और लॉग रोल तकनीक से संबंधित है। कथन दिए गए हैं। पहला, इसे करने के लिए न्यूनतम 3 और बेहतर रूप से 4 प्रशिक्षित सहायक चाहिए। दूसरा, सिर और गर्दन को संभालने वाला व्यक्ति ही पूरी टीम को गिनती देगा। तीसरा, सिर, कंधे, कूल्हे और पैर एक सीधी रेखा में साथ साथ घूमने चाहिए। चौथा, ऐसी चोट में अकेले ही मरीज के पैरों को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात केवल कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अब समझिए, यदि रीढ़ की हड्डी की चोट का संदेह हो तो मरीज को सामान्य तरीके से मोड़ना या खींचना खतरनाक हो सकता है। इससे स्पाइनल कॉर्ड को और नुकसान हो सकता है। लॉग रोल तकनीक में पूरे शरीर को एक यूनिट की तरह घुमाया जाता है। सिर, गर्दन, कंधे, कूल्हे और पैर एक सीध में रहने चाहिए। सिर और गर्दन को संभालने वाला व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, इसलिए वही टीम को कमांड देता है। अकेले मरीज को पैरों से खींचना गलत और खतरनाक है। याद रखें, रीढ़ की चोट में अकेले न खींचें। शरीर को सीधी रेखा में रखते हुए टीम के साथ लॉग रोल करें। अब 13वां प्रश्न डूबने के बाद सीपीआर से संबंधित है। स्थिति है कि एक व्यक्ति को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला गया है। वह बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है। अब पूछा गया है कि डूबने की स्थिति में सामान्य कार्डियक अरेस्ट की तुलना में प्राथमिक बचावकर्ता को क्या बदलाव करना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात छाती दबाने से पहले 5 प्रारंभिक रेस्क्यू ब्रीथ्स देने चाहिए। अब समझिए, सामान्य कार्डियक अरेस्ट में अक्सर प्राथमिकता छाती दबाने की होती है, लेकिन डूबने के मामले में कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण ऑक्सीजन की कमी होता है। इसलिए डूबने वाले मरीज में फेफड़ों और रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। इसी कारण ऐसे मामलों में छाती दबाने से पहले 5 प्रारंभिक रेस्क्यू ब्रीथ्स दिए जाते हैं। पेट दबाकर फेफड़ों का पानी निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे सीपीआर में देरी होती है और उल्टी या एस्पिरेशन का खतरा बढ़ सकता है। याद रखें, डूबने की स्थिति में ऑक्सीजन प्राथमिकता है। पहले 5 रेस्क्यू ब्रीथ्स दें, फिर सीपीआर शुरू करें। अब 14वां प्रश्न विषैले जंतुओं के डंक और काटने से संबंधित है। हमें जंतु और उसके सही प्राथमिक उपचार का मिलान करना है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात P3Q, येन R2 और S4। अब समझते हैं, समुद्री जेलीफिश स्टिंग में प्रभावित हिस्से को विनेगर या एसिटिक एसिड से धोना मदद कर सकता है। रसेल वाइपर जैसे सांप के काटने पर प्रेशर इमोबिलाइजेशन बैंडेज लगाकर अंग को स्थिर रखना चाहिए। बिच्छू के डंक में प्रभावित स्थान को लगभग 30 मिनट तक गर्म पानी में रखना दर्द कम करने में मदद कर सकता है। पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सामान्य कुत्ते के काटने पर घाव को बहते पानी और साबुन से कम 15 मिनट तक धोना चाहिए। याद रखें, जेलीफिश में विनेगर, सांप काटने पर अंग स्थिर, बिच्छू में गर्म पानी से दर्द में राहत, कुत्ता काटने पर साबुन और पानी से 15 मिनट तक धुलाई। अब 15वां प्रश्न मधुमेह यानी डायबिटीज से संबंधित आपातकालीन स्थिति पर है। स्थिति है कि डायबिटीज का एक मरीज काम के दौरान अचानक भ्रमित हो जाता है। उसकी भाषा लड़खड़ाने लगती है, उसे बहुत पसीना आता है और वह कांपने लगता है। वह अभी होश में है और निगल सकता है। निष्कर्ष है, पहला, मरीज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर बहुत कम होने का शिकार हो सकता है। दूसरा, इस स्थिति में उसे तुरंत इंसुलिन का एक और इंजेक्शन देना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात केवल निष्कर्ष एक सही है। अब समझिए, ठंडा पसीना, कांपना, भ्रमित होना और लड़खड़ाती आवाज कम ब्लड शुगर के संकेत हो सकते हैं। यदि मरीज होश में है और निगल सकता है तो उसे तुरंत ग्लूकोज या कोई जल्दी असर करने वाली मीठी चीज दी जा सकती है। लेकिन इंसुलिन देना खतरनाक है, क्योंकि इंसुलिन ब्लड शुगर को और कम कर देगा, जिससे मरीज बेहोश हो सकता है या स्थिति जानलेवा हो सकती है। याद रखें, हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर दें, इंसुलिन नहीं। अगर मरीज होश में है और निगल सकता है तो ग्लूकोज दें। अब 16वां प्रश्न मिर्गी के दौरे से संबंधित है।
स्थिति है कि एक व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और पूरा शरीर तेजी से अकड़ने और कांपने लगता है। मुंह से झाग निकल रहा है। अब पूछा गया है कि इस दौरान फर्स्ट एडर को क्या नहीं करना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात दांतों के बीच जबरन चम्मच, रूमाल या उंगलियां नहीं डालनी चाहिए। अब समझिए, मिर्गी के दौरे में मुंह में कुछ भी डालना बहुत खतरनाक है। इससे दांत टूट सकते हैं, वस्तु श्वास नली में फंस सकती है या मदद करने वाले व्यक्ति की उंगलियों को चोट लग सकती है। सही प्राथमिक सहायता यह है कि आसपास की नुकीली और भारी वस्तुएं हटा दें। सिर के नीचे नरम कपड़ा रखें। द्वारे का समय नोट करें। व्यक्ति को जबरन पकड़कर रोकने की कोशिश न करें। द्वारा खत्म होने के बाद यदि व्यक्ति बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है तो उसे रिकवरी पोजीशन में लिटाएं। याद रखें, मिर्गी के दौरे में मुंह में कुछ नहीं डालना है। मरीज को सुरक्षित रखना है और दौरे के बाद रिकवरी पोजीशन देनी है। अब 17वां प्रश्न आंख में धंसी वस्तु से संबंधित है। अभिकथन है कि यदि किसी व्यक्ति की एक आंख में नुकीली वस्तु जैसे लोहे का तार या कांच धंस गया है तो पट्टी बांधते समय घायल आंख के साथ स्वस्थ आंख को भी ढकना चाहिए। कारण दिया गया है कि दोनों आंखें साथ साथ चलती हैं। यदि स्वस्थ आंख खुलेगी और घूमेगी तो घायल आंख भी अंदर घूमेगी, जिससे धंसी वस्तु आंख को और नुकसान पहुंचा सकती है। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब समझिए, आंख में धंसी वस्तु को कभी भी निकालना नहीं चाहिए। इससे आंख को और गंभीर नुकसान हो सकता है। घायल आंख पर सीधा दबाव भी नहीं डालना चाहिए। आंख को बिना दबाव के सुरक्षित ढकना चाहिए। दोनों आंखें साथ साथ मूव करती हैं, इसलिए अगर केवल घायल आंख ढकी हो और दूसरी आंख खुली रहे तो दूसरी आंख की हलचल से घायल आंख भी हिलेगी। इससे धंसी हुई वस्तु आंख को और नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए दोनों आंखें ढकना सही है। याद रखें, आंख में वस्तु ढंसी हो तो वस्तु न निकालें, सीधा दबाव न डालें और दोनों आंखें ढकें। अब 18वां प्रश्न भारत के गुड समैरिटन लीगल प्रोटेक्शन से संबंधित है। कथन दिए गए हैं। पहला, सड़क दुर्घटना के पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को नाम, पता या पहचान पत्र देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरा, पहचान उजागर न करने पर उसे सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी से सुरक्षा मिलती है। तीसरा, घायल को अस्पताल लाने वाले हेल्पर को इमरजेंसी वार्ड फीस या मेडिकल खर्च देना होगा। चौथा, गवाही और पुलिस पूछताछ स्वैच्छिक है, मजबूर नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात केवल कथन 1, 2 और 4 सही हैं। अब समझिए, गुड समैरिटन प्रोटेक्शन का उद्देश्य है कि लोग दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने से डरे नहीं। मदद करने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसे अनावश्यक कानूनी परेशानी से सुरक्षा दी जाती है। अस्पताल मदद करने वाले व्यक्ति से इलाज का खर्च नहीं मांग सकता। गवाही और पुलिस पूछताछ भी स्वैच्छिक मानी जाती है। याद रखें, गुड समैरिटन का काम मदद करना है। पहचान, पैसे या गवाही के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। अब 19वां प्रश्न कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से संबंधित है। स्थिति है कि ठंड में एक बंद और बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में कोयले की अंगीठी या अधूरा जलता गैस हीटर चल रहा है। सुबह लोग गहरी सुस्ती, तेज सिर दर्द और भ्रम की स्थिति में मिलते हैं। अब पूछा गया है कि आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई क्या होगी। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात खुद को सुरक्षित रखते हुए खिड़की दरवाजे खोलना और पीड़ितों को ताज़ी हवा में निकालना। अब समझिए, यह कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का सामान्य उदाहरण है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, इसलिए लोग इसे पहचान नहीं पाते। यह गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर शरीर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। इससे मस्तिष्क और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। सबसे पहले बचावकर्ता की सुरक्षा जरूरी है। बिना सुरक्षा के कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। खिड़की दरवाजे खोलें, वेंटिलेशन करें और पीड़ितों को ताज़ी हवा में निकालें। फिर तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलाएं। याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में पहले ताज़ी हवा और बचावकर्ता की सुरक्षा। बंद कमरे में बिना सुरक्षा के न रुकें। अब 20वां और अंतिम प्रश्न स्टार्ट ट्राइज
कलर कोडिंग से संबंधित है। ट्राइएज का उपयोग बड़ी दुर्घटनाओं या आपदा में मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। हमें पीड़ित की स्थिति को ट्राइएज टैग के रंग से मिलाना है। सही उत्तर है विकल्प ए अर्थात P, फिर Q 1, R 3 और S 2। अब समझते हैं, यदि सांसें रुकी हैं और नाड़ी नहीं मिल रही है तो ऐसे मरीज को काला टैग दिया जाता है। ये मृत या एक्सपेक्टेंट श्रेणी हो सकती है। यदि मरीज होश में है, हल्के घाव हैं और खुद चल सकता है तो उसे हरा टैग दिया जाता है। इसे माइनर या वॉकिंग वुंडेड कहा जाता है। यदि श्वसन दर 32 प्रति मिनट है, मरीज बेहोश है और कैपिलरी रिफिल 2 सेकंड से अधिक है तो यह गंभीर स्थिति है। ऐसे मरीज को लाल टैग दिया जाता है, यानी तुरंत उपचार की जरूरत है। यदि गंभीर फ्रैक्चर है, सांस 22 प्रति मिनट है, नाड़ी मजबूत है और मरीज आदेश समझ रहा है तो उसे पीला टैग दिया जाता है, यानी उपचार जरूरी है लेकिन थोड़ी देर प्रतीक्षा की जा सकती है। याद रखें, हरा टैग चल सकता है, हल्की चोट। लाल टैग तुरंत उपचार जरूरी। पीला टैग गंभीर लेकिन स्थिर, थोड़ी देरी संभव। काला टैग मृत या एक्सपेक्टेंट, अंतिम पुनरावृत्ति। विद्यार्थियों, अब हम पूरी क्लास की एक छोटी सी पुनरावृत्ति करते हैं। गंभीर हाइपोथर्मिया में हाथ पैर तेजी से नहीं रगड़ने हैं। AED लगाते समय छाती सूखी रखें और पैर सही जगह लगाएं। शिशु चॉकिंग में 5 बैक ब्लोज और 5 चेस्ट थ्रस्ट्स दें। एलर्जी से एनाफिलेक्टिक शॉक, रीढ़ की चोट से न्यूरोजेनिक शॉक, पानी या रक्त की कमी से हाइपोवोलेमिक शॉक और हृदय पंप फेल होने से कार्डियोजेनिक शॉक होता है। पेट की चोट में आंतरिक रक्तस्राव का संदेह हो तो मरीज को कुछ खाने पीने को न दें। गहरे गंभीर रक्तस्राव में हेमोस्टैटिक गॉज से वूंड पैकिंग और मजबूत दबाव जरूरी है। सिर की चोट में ल्यूसिड इंटरवल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रासायनिक जलन में रसायन को न्यूट्रलाइज नहीं करना बल्कि पानी से धोना है। अस्थमा अटैक में मरीज को सीधा बैठाकर इन्हेलर लेने में मदद करनी है। स्ट्रोक में एस्पिरिन नहीं देनी है, तुरंत अस्पताल पहुंचाना है। रीढ़ की चोट में अकेले खींचना खतरनाक है, टीम के साथ लॉग रोल करना चाहिए। डूबने के मामले में प्रारंभिक रेस्क्यू ब्रीथ्स महत्वपूर्ण है। मधुमेह में कम शुगर के लक्षण हो और मरीज निगल सकता हो तो ग्लूकोज दें, इंसुलिन नहीं। मिर्गी के दौरे में मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। आंख में वस्तु धंसी हो तो उसे नहीं निकालना है और दोनों आंखें ढकनी है। गुड समैरिटन को पहचान, पैसे या गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में पहले ताज़ी हवा और बचावकर्ता की सुरक्षा जरूरी है। स्टार्ट ट्रायल्स में हरा मतलब चल सकता है, लाल मतलब तुरंत उपचार, पीला मतलब देरी से उपचार और काला मतलब मृत या एक्सपेक्टेंट। तो विद्यार्थियों, आज हमने फर्स्ट एड के 20 एडवांस और परीक्षा उपयोगी प्रश्न बहुत आसान भाषा में समझे। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।